हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को। आज हम फाइनली अपना कंजंक्शन खत्म करने वाले। कंजंक्शन हम लोगों का 5 क्लास में खत्म हो जाता है, लेकिन 6 क्लास लग गया क्योंकि आप लोग शुरू में थोड़ा सा नोट्स बनाने में आपको मैं टाइम दे रही हूँ, बट धीरे 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 स्पीड बढ़ाना है। कल से नया टॉपिक शुरू होगा। कल से नया टॉपिक शुरू होगा। गुड मॉर्निंग मयंक, वेद सिंह, सचिन, मौमिता, रिया, अनुज, आकाश, धर्मराज, रूपक, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फाइनली अपना कंजंक्शन खत्म करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा बचा हुआ है कंजंक्शन, पहले तो मेरी बात सुन लेंगे। गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। दैट वाला हो गया था ना। हाँ, कंजंक्शन आज खत्म करूंगी और आपको पीडीएफ्स दूंगी। पीडीएफ्स में क्या रहेगा? प्रैक्टिस रहेगा, ठीक है। अब देखना है, एक बार मैंने विकास को बोला है देख लो कितना पीडीएफ है। कंजंक्शन का मिनिमम 2 पीडीएफ तो जाएगा ही, या तो 2 पीडीएफ्स रहेगा या तो 3 रहेगा। एक बार मैं उस सबको बोली हूँ कि देख कर बताना, ठीक है। जो भी है 2 पीडीएफ या 3 पीडीएफ जो भी आपके पास जाएगा, तो वो मैं पीडीएफ सेक्शन में डाल दूंगी। वो पीडीएफ क्या चीज का रहेगा? प्रैक्टिस सेट का, ठीक है। प्रैक्टिस सेट मैं आज देने वाली हूँ। कंजंक्शन चैप्टर खत्म कर दूंगी आज। मैं आपको प्रैक्टिस सेट, आपके पास पहला प्रैक्टिस सेट जाएगा। वैसे मैंने पार्ट ऑफ स्पीच का भी तो प्रैक्टिस सेट डाला था। जहां पार्ट ऑफ स्पीच का प्रैक्टिस सेट डाला हुआ है ना, वहीं आपको कंजंक्शन का प्रैक्टिस सेट डाला मिलेगा। या तो 2 होगा, 2 लेवल का होगा, या तो 3 लेवल का होगा। मैं दिखवा लेती हूँ और आप सबको बनाओगे, ठीक है। आप आराम से बैठ के 2 हो या जो भी दूंगी, 2 या 3 सेट्स दूंगी, उसको बना लेना है। बनाने के बाद पीछे आपको आंसर भी दिया रहेगा, आंसर मैच कर लेना, ठीक है। अगर आंसर मैच कर लेना, जिसका आंसर पता चल गया वो तो ठीक है, लेकिन जिसको दिक्कत होगी ना, तो आंसर के साथ साथ आंसर में तो सिर्फ ये रहेगा 1 का ए, 2 का सी या डी, 3 का ए, ऐसे ऐसे आंसर में रहेगा। लेकिन अगर आपको एक्सप्लेनेशन जानना है तो आप वीडियो सोल्यूशन भी दूंगी उसको। कभी कभी क्या होता है ना कि आपका आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है, आंसर तो करेक्ट हो गया, ओके, हाँ आंसर तो करेक्ट हो गया, बट पता नहीं चलता है कि एक्सप्लेनेशन क्या है। तो आप वीडियो सोल्यूशन देख लेना, ठीक है। वीडियो सोल्यूशन देख लेना तो आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। प्रैक्टिस सेट के पीछे सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा और सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी है वीडियो सोल्यूशन, ठीक है। वीडियो सोल्यूशन देखने से क्या होता है ना, मैं वीडियो सोल्यूशन में कई बार बता देती हूँ कि अगर ऐसा रहता तो आंसर ये भी हो सकता था, तो वो वाला देख लेना, ठीक है। भर भर के गुड मॉर्निंग। तो बना लीजिएगा, बना लीजिएगा, आंसर भी मैच कर लीजिएगा। वीडियो सोल्यूशन देखते समय ना 1.5x में या 2x में देखिएगा। वीडियो सोल्यूशन को धीरे धीरे मत देखना, टाइम ज्यादा लग जाएगा। ओके, तो चलो अब फाइनली आज कंजंक्शन को खत्म कर लिया जाए। ऑल ओके, जय हिंद भाई, जय हिंद। रिफ्रेश करती हूँ मैं। ठीक है, और जिसको भी पीडीएफ्स कहाँ मिलता है, क्या कोई दिक्कत है, पीडीएफ्स तो मैंने पार्ट ऑफ स्पीच का पीडीएफ जहां दिया है वहीं पे मिलेगा। और जिसको भी पीडीएफ ढूंढने में दिक्कत है ना, काइंडली इस नंबर पे मैसेज डालेंगे, क्योंकि अभी तो आपको बहुत सारा पीडीएफ्स मिलने वाला है। आपको पता होना चाहिए कि सारे पीडीएफ्स कहाँ पे जाते हैं। डबल लाइन कॉल मत करना, मैसेज डालना, डबल लाइन वो गाइड कर देंगे। वैसे मिल जाएगा आपको वहाँ, वहीं पे पीडीएफ सेक्शन में सारा पीडीएफ्स मिलता है। डबल लाइन 583-58324, कॉल नहीं, मैसेज करके पूछ सकते हो। हाँ ओके, एक टॉपिक हमारा फाइनली आज खत्म हो जाएगा। चलो आज ये सब मैंने रादर और एल्स ये सब हो गया था। शेल्डम, सच, सो। एक चीज मुझे और बताना था। एक चीज नोट डाल के कहीं पे लिखना, नोट डाल के लिख लो, उसके बाद मैं फिर स्टार्ट करती हूँ। हम सच के साथ दैट भी लगाते हैं। कब? जब हम रिजल्ट बताते हैं, ठीक है, जब हम रिजल्ट बताते हैं। सच के साथ ना दैट तभी लगेगा जब रिजल्ट बताएगा, बट बाकी सारे जगह पे सच के साथ एज लगेगा। सच एज, सच के साथ हम एज भी लगाते हैं। कब? जब एग्जाम्पल वगैरह देते हैं, एग्जाम्पल वगैरह दे रहे हैं, या और भी रिजल्ट छोड़ के कोई भी जगह आ गया,
रिजल्ट छोड़ के कोई भी जगह आ गया वहां सच के साथ एज लगाना। सच के साथ दैट तो लगा दिया था, जैसा ये वाला हमने किया था, द वेदर वॉज सच दैट द मैच वॉज कैंसल्ड। वेदर ऐसा था, ये सच वेदर के लिए लगा है। वेदर इतना खराब था जिसका रिजल्ट ये हुआ कि द मैच वॉज कैंसल्ड। ठीक है, फिर ही इज सच एन इंटेलिजेंट बॉय, ये तो वैसे आपने लिख ही लिया। ही इज सच एन इंटेलिजेंट बॉय दैट एवरीबडी लाइक्स हिम। वो इतना इंटेलिजेंट बच्चा है जिसका रिजल्ट ये है कि सारे लोग उसको पसंद करते हैं। तो यहाँ पे देखो, वेदर ऐसा था जिसका नतीजा ये हुआ कि मैच कैंसिल कर दिया गया। तो ठीक है, सच दैट यहाँ भी रिजल्ट बता रहा है। ही इज सच एन इंटेलिजेंट बॉय, इतना इंटेलिजेंट बॉय है जिसका रिजल्ट ये है कि सब लोग उसको पसंद करते हैं। तो सच और दैट यहाँ भी रिजल्ट बता रहा है। ये तो कल आपने कर लिया। कभी कभी हम सच दैट को एग्जाम्पल के लिए भी यूज करते हैं, जब भी उदाहरण देते हैं ना, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। अभी मैं इसका एग्जाम्पल दे रही हूँ, पहले आप ये तो शायद लिख ही चुके हो। ये वाला हो गया। अब सच दैट उदाहरण, ये देखो उदाहरण के लिए कैसे यूज होता है। ये वाला सेंटेंस लिख लो। कभी कभी सच एज हम एग्जाम्पल देने के लिए भी यूज करते हैं। पहला वाला एग्जाम्पल लिखना, ही हैज वर्कड इन सेवरल कंट्रीज, उसने विभिन्न कंट्रीज में काम किया है। सच एज का मतलब होता है जैसे कि, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में किया है, न्यूजीलैंड में किया है, कनाडा में किया है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम सच एज से क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं ना। जैसे लाइक, जैसे कि ही लाइक, जैसे ही वांट्स फ्रूट्स, उसको फ्रूट्स चाहिए। लाइक जैसे कि ऑरेंजेस, कैसे वाले, लाइक ऑरेंजेस, बनानास, ठीक है, मैंगोज एसेट्रा, उसको फ्रूट्स चाहिए, लाइक ऑरेंजेस, बनानास, मैंगोज, वैसा वाला। तो उसी तरह सच एज भी एग्जाम्पल देने के लिए हम यूज कर सकते हैं। सच लाइक नहीं होता है, याद रखना। सच के साथ लाइक कभी यूज नहीं हो, या उदाहरण देने के लिए, क्योंकि अकेला लाइक हम उदाहरण देने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन सच के साथ एज भी यूज किया जा सकता। सच के साथ एज। पहला वाला एग्जाम्पल सिर्फ कॉपी करिएगा। ठीक है, लिख लिया है ना सबने, डन हो गया। चलो ये भी हो गया। अब मेरे को ये एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे बच्चे बहुत कंफ्यूज होंगे। ये वाला तो करवा लिया है, ही इज सच अ ब्रिलियंट वुमन, ही इज सो ब्रिलियंट। कुछ कुछ क्वेश्चंस है इसमें जहां हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं। ये वाला नहीं। हाँ देखो, ये सब क्वेश्चन आपको नोट करना है। एक चीज एकदम दिमाग में बैठा लो, जब ऐसा क्वेश्चन आते हैं ना तो बहुत बार बच्चे रॉन्ग करते हैं। सच के साथ दैट तब लगाना जब रिजल्ट बताया जा रहा है। अगर वाक्य में रिजल्ट नहीं बताया जा रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल दिया जा रहा है, या रिजल्ट के अलावा कुछ और भी बताया जा रहा है,
कहीं इन्फिनिटिव वगैरह यूज है तो वहां पे हमेशा सच एज लगाना, हमेशा सच के साथ एज ही लगाना हर केस में, बस ऑल केसेस में, हर केस में सच के साथ एज लगाना, बट सच के साथ दैट तभी लगेगा जब रिजल्ट बताएगा। अगर रिजल्ट नहीं बताया जा रहा है तो उस केस में सच के साथ एज लगा देना। एज वैसे सच एज एग्जाम्पल के लिए भी होता है, बट एग्जाम्पल के अलावा कोई और सेंस दे रहा है ना, वहां भी सच के साथ एज ही लगाना, सिर्फ रिजल्ट छोड़ के। अब देखो, ही वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश दैट वी हैड एक्सपेक्टेड। अब ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा। अब हमारे स्टूडेंट्स सोचेंगे ही वॉज नॉट सो के साथ या सच के साथ, ही वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश, चाहे सो के साथ, ठीक है, सो के साथ भी दैट हम तब लगाते हैं, सच के साथ दैट हम तब लगाते हैं जब रिजल्ट बताया जा रहा है। अगर किसी वाक्य में नो रिजल्ट, मतलब किसी वाक्य में रिजल्ट का सेंस नहीं आ रहा है, तो वहां सच हो या सो हो उसके साथ एज ही लगाना। एज ही वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में इतना अच्छा नहीं था ना जितना हमने सोचा था, ठीक है, वो इंग्लिश में इतना अच्छा नहीं था जितना हमने सोचा था। तो आप मुझे बोलोगे कि मैम सो के साथ तो दैट लगता ही है, तो इसमें एरर क्या है? सो के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बोला जाता है, और जहाँ पे बच्चे रॉन्ग कर देते हैं, उनके दिमाग में तो आएगा कि सो के साथ तो डैट ही आता है, तो क्या दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे सो और दैट मिलके यहाँ पे रिजल्ट का सेंस नहीं दे रहा है ना, यहाँ तो रिजल्ट का सेंस नहीं दे रहा है, यहाँ तो अलग सेंस जा रहा है। वो इंग्लिश में इतना अच्छा नहीं था ना जितना हमने सोचा था, तो यहाँ तो रिजल्ट का सेंस नहीं आ रहा है, तो सो के साथ दैट ना लगा के एज लगा, क्योंकि हो सकता है कि आप नो एरर करके आ जाओ। दिस इज नॉट सच अ मेजर प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी सॉल्व। तो यहाँ पे देखो, ये इतना भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है कि जिसका रिजल्ट होगा कि कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा। वैसे भी सच के साथ विच तो लगेगा नहीं, सच के साथ विच नहीं लगेगा, यहाँ पे दैट सही है, दैट कैन नॉट बी सॉल्व। यहाँ पे दैट सही है, दैट कैन, यहाँ सच के साथ दैट लगाओगे। तो बोलते हैं ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम था जिसका रिजल्ट इतना भी इजी था, ये इतना इजी था कि जिसका रिजल्ट हुआ। नॉट सच अ मेजर प्रॉब्लम मतलब इजी प्रॉब्लम था जिसका रिजल्ट ये हुआ कि सब लोग थोड़ी सी मेहनत में ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए। यहाँ सही। सो ऑन भी हम कर देते हैं, सो ऑन जैसे हम बोलते हैं ना, ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब सो ऑन ऐसे ही, और एसेट्रा का सेंस में हम सो ऑन यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट, हिज ऑफेंस वाज सच, उसकी गलती ऐसी थी कि जिसका रिजल्ट हुआ कि उसको फाइनली मतलब सफर करना पड़ा। तो यहाँ पे एज लगा, यहाँ पे दैट लगेगा। ठीक है, सच के साथ एज लगता है, बट यहाँ तो रिजल्ट बताया जा रहा है ना, उसकी गलती इतनी बड़ी थी जिसका रिजल्ट ये हुआ कि उसको सफर करना पड़ा, तो यहाँ दैट लगा। द क्वेश्चंस वर सो डिफिकल्ट, क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट थे जिसका रिजल्ट ये हुआ कि कोई भी पेपर को टाइम से सॉल्व नहीं कर पाए, तो यहाँ सो दैट लगेगा, क्योंकि यहाँ सो और दैट मिलके पेपर इतना डिफिकल्ट था जिसका परिणाम ये हुआ कि बच्चे फेल हो गए या बच्चे पेपर को नहीं सॉल्व कर पाए। यहाँ रिजल्ट बता, यहाँ भी उसकी गलती ऐसी थी जिसका रिजल्ट ये हुआ कि उसको सजा हुई या सफर करना पड़ा, तो यहाँ सच एज नहीं लगेगा, सच दैट लगा रहा। रिजल्ट जहां जहां रिजल्ट लगा रहा है वहीं दैट लगाना, और जहां रिजल्ट नहीं बता रहे हैं वहां पे दैट मत लगाइए, एज लगा दीजिए। ये सब क्वेश्चंस में थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि जहां भी सच आ गया सो आ गया दैट ही लगा देना है। रिजल्ट का सेंस आ रहा तब दैट लगाना, वरना एज। ये चीज मुझे बताना था। अब चलो हम इन्वर्जन पे चलते। अब और भी देख लेते। द स्टूडेंट वॉज सो हैप्पी,
स्टूडेंट इतना खुश था जिसका परिणाम ये हुआ कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाना ही भूल गया। तो यहाँ सो और दैट रिजल्ट बता रहा है। ही वॉज टू टायर्ड। हाँ बताओ मुझे कि कहाँ पे एरर है? यहाँ पे कहाँ पे एरर है? ये वाला टू के साथ ना दैट नहीं आता है, टू के साथ दैट नहीं आता है, दैट सो के साथ। वो इतना थका हुआ था जिसका रिजल्ट ये हुआ कि वो बिना वो सड़क भी नहीं क्रॉस कर पा रहा था। सो टायर्ड होगा। ये डैट के साथ टू नहीं आता, ये वाला टू के साथ ना ये वाला 2+V1 वाला आता है, ये वाला। जैसे अब कल हमने किया था, ही वॉज टू टायर्ड टू क्रॉस द रोड। इस रोड को क्रॉस करने के लिए वो काफी थका हुआ था। तो ये वाले टू के साथ ये टू क्रॉस 2+V1 वाला आता, बट यहाँ तो दैट लगा है तो दैट के साथ सो आएगा। नेक्स्ट, ही रैन एज फास्ट। बताओ कि अब एरर कहाँ पे? वो इतना तेज दौड़ा कि वो जस्ट जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 2 मिनट में पहुंच गया। तो दैट है ना, एज नहीं लगेगा, सो फास्ट। सो द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज सो कॉम्प्लिकेटेड। ये थ्योरी इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना जिसका रिजल्ट ये है कि हम इसको कुछ शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो यहाँ भी रिजल्ट बताया जा रहा है तो सो के साथ दैट लगा। ये इतना कठिन है कि जिसका रिजल्ट ये है कि हम इसको कुछ शब्दों में एज फास्ट एज नहीं करेंगे। एज थोड़ी लगा है, एज फास्ट एज भी होता है। अगर आप एज यहाँ पे एज लगाते, एज फास्ट एज कहाँ से लगाओगे? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है और एक वर्ब है तो यहाँ पे एक कंजंक्शन चाहिए ना, तो दैट सही है, अब सो लगाओ। रुक जाओ। हाँ एक बार जो जो स्टूडेंट्स पहले, अब मैंने समझा दिया, अब आपने अगर नहीं लिखा है ना तो आप इसको लिख सकते हैं। एक एक बार मैं सेंटेंस को दिखा दे रही हूँ। ही वॉज नॉट सो, इंग्लिश में इतना अच्छा नहीं था जितना हमने सोचा था। तो यहाँ रिजल्ट का सेंस नहीं आ रहा है तो डैट मत लगाना, सो के साथ एज लगा। दूसरा, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम भी नहीं है कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं है कि जिसको हम थोड़े से भी एफर्ट से सॉल्व नहीं कर सकते। तो दैट लगाना, दैट। तीन वाला एक बार और बता दीजिए, पहले आप सेकंड वाला लिख लीजिए। जहां भी रिजल्ट बताए वहां पे दैट लगाइएगा और जहां रिजल्ट नहीं बताए वहां पे बस एज लगाइएगा। लिख लिया है? अच्छा, इन 2 बार आ गया है, अरे गलती से आ गया होगा। गलती से आ गया होगा, टाइपिंग एरर है, मतलब टाइपिंग एरर है, गलती से आ गया होगा। थर्ड वाला बोल रहे हैं, हिज ऑफेंस वॉज सच। इसका इसका मतलब इसकी गलती ऐसी थी ना कि इसको तो परिणाम झेलना ही था। इसका रिजल्ट, इसकी गलती ऐसी थी कि इसको तो परिणाम झेलना ही था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि ही वॉज बाउंड टू सफर। तो रिजल्ट ही तो बता रहा है तो डैट लगाओ। क्वेश्चंस इतना डिफिकल्ट थे जिसका रिजल्ट ये हुआ कि इसको झेलना पड़ा। वैसे सो के साथ भी एज होता है, सो के साथ हम एज लगाते हैं अलग अलग जब कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, बट यहाँ सो के साथ रिजल्ट बताया जा रहा है तो डैट लगाएंगे, डैट।
मैं सब एक बार रिपीट करूंगी। जहां पे रिजल्ट नहीं बता रहा है सीधा एज लगाना है, और जहां पे रिजल्ट बता रहा है वहां पे दैट लगाना है। लिख लिया है। अगेन स्टूडेंट इतना खुश था जिसका परिणाम ये हुआ कि वो अपने कागजात ले जाना ही भूल गया, तो रिजल्ट बता रहा है। इतना थका हुआ था कि रोड भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ तो चलो 2 लगा दिया है। सो होना चाहिए, सो और दैट का कॉम्बिनेशन है। यहाँ तो कुछ दूसरा ही वाला एरर। थोड़ा सा स्पीड में लिखना है। कल मैं सब्जेक्ट वर्ब टॉपिक स्टार्ट करूंगी, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब से एग्जाम्स में भर भर के एरर्स आ रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब के बाद मैं इस बार वर्ब्स शुरू करूंगी। कल सब्जेक्ट वर्ब टॉपिक शुरू होगा, नया टॉपिक। कंजंक्शन का एक पहले से एक वीडियो एक बनाया डालूंगा। दो आपको कंजंक्शन का 2 पीडीएफ्स मिलेगा, ठीक है, 3 नहीं है, 2 पीडीएफ्स है, आप उसको बना लेना। एज वाला यहाँ पे नहीं दिख रहा है। एज वाला पहला एग्जाम्पल तो एज वाला ही था ना, ही वॉज नॉट डैट लगाया था। पहला वाला एग्जाम्पल एज वाला ही है, ठीक है। कंजंक्शन का 3 पीडीएफ नहीं है, 2 पीडीएफ है, उसको बना लीजिएगा। और जिसको जो भी दिक्कत हो आके पूछेंगे कल परसों में। अरे इस चैप्टर का टेस्ट कब होगा? आपको जो प्रैक्टिस शीट दे रही हूं ना, वही टेस्ट है। आपको कल में आज अभी बोला विकास डाल देगा, आपको 2 प्रैक्टिस शीट है, वही आपका टेस्ट है। चीटिंग मत करना, उसको टेस्ट मान लेना। आपको एक प्रैक्टिस सेट 1 नंबर मिलेगा और दूसरा मिलेगा प्रैक्टिस सेट 2, तो आप इसको टेस्ट मानना, यही आपका टेस्ट है। समुद्र मंथन में तो अलग से मैं टेस्ट ले रही हूँ। तो प्रैक्टिस सेट 2 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, तो आप इसको टेस्ट मान लेना और सॉल्व करना, देखना कितना मार्क्स आ रहा है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन रॉन्ग हुआ होगा आंसर देख लेना। आंसर देख के भी नहीं समझ में आएगा तो वीडियो सोल्यूशन भी डालूंगी, वीडियो सोल्यूशन देख लेना। ओके, फिर प्रैक्टिस सेट 2 कर लेना, अपने से बना के पहले अपना मार्क्स कैलकुलेट करना, पता तो चलेगा कि कितना आया। उसके बाद आंसर देखना, आंसर से भी नहीं समझ में आएगा, वीडियो सोल्यूशन देख लेना। विकास, तो सबका दोनों का वीडियो सोल्यूशन अलग अलग डालोगे ना? हाँ, तो इसको कैसे डाल रहे हो? प्रैक्टिस 1 प्रैक्टिस 2 ऐसे डालना, और वीडियो सोल्यूशन में भी 1 2। वीडियो सोल्यूशन में यहाँ पर 1 2 ही रहेगा। हाँ, ताकि ये देख मतलब दिक्कत ना। वीडियो सोल्यूशन जो है ना, उसी के अंदर पीडीएफ रहता है, अलग से पीडीएफ नहीं डाला होता है। अच्छा, उसी उसमें पीडीएफ अटैच होता है, तो मैं उसमें वीडियो डालूंगा और साथ पीडीएफ डाल दूंगा उसमें। ओके। ओके, हाँ, अब आ जाओ। अब मुझे कंजंक्शन फाइनली खत्म करने दीजिए। अभी मैं आपको कंजंक्शन पढ़ा रही हूँ। कंजंक्शन का एक छोटा सा हिस्सा है जो मैं आपको पढ़ाऊंगी। इन कंजंक्शन छोड़ो, पहले यहाँ पे लिखो इन्वर्जन। और आप बोलोगे कि मैम इसको आप क्यों पढ़ा रहे हो? बता रही क्यों पढ़ा रही। इन्वर्जन कंजंक्शन में यूज होता है। सबसे पहले इसको मैं कंजंक्शन में भी पढ़ाऊंगी, इसको मैं एडवर्ब में भी बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी, और इन्वर्जन का एक हिस्सा मैं वर्ब में भी पढ़ाऊंगी, ठीक है। अभी कंजंक्शन ही चल रहा है, कोई नया टॉपिक नहीं चल रहा है। अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको जानना है कि इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन वर्ड बना है किससे? इनवर्स से। इनवर्स का मतलब होता है ऑपोजिट, उल्टा। जनरली हमारे वाक्य में पहले सब्जेक्ट आता है, पहले कर्ता आता है, फिर क्रिया होता है। बट इन्वर्जन कब होता है? उल्टा कब होता है? व्हेन वर्ब
comes before subject. कोई आपसे पूछे कि inversion क्या होता है, ठीक है, inversion क्या होता है, उल्टा कब होता है? जनरली हमारे वाक्य में सब्जेक्ट पहले आता है और वर्ब बाद में आता है, लेकिन इन्वर्जन कब होता है? इन्वर्जन का मतलब ही होता है जब वाक्य में सब्जेक्ट से पहले ही वर्ब आ गया। ओके, सब्जेक्ट से पहले ही वर्ब आ गया, उसको हम लोग इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब का आना, उल्टा हो जाना, उसको इन्वर्जन बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा, ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। यहाँ पे इन्वर्जन नहीं हो रहा है, यहाँ पे इन्वर्जन नहीं हो रहा है। ये देखो, सब्जेक्ट है और यहाँ पे दो वर्ब है, एक सहायक क्रिया, एक मुख्य क्रिया। तो यहाँ पे तो इन्वर्जन नहीं हो रहा है ना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है। इन्वर्जन तो तब होता है जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाता है, बट यहाँ इन्वर्जन नहीं हो रहा है। ठीक है, नो इन्वर्जन। अब मैं इसी सेंटेंस में इन्वर्जन करती हूँ। अब मैंने लिखा, ठीक है, एक एग्जांपल है। अब मैंने लिखा, इज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहा है? अब इन्वर्जन हो रहा है ना, अब ये इन्वर्जन हो रहा है। ये देखो इन्वर्जन कैसे हो रहा है, सब्जेक्ट है और उसके पहले वर्ब आ जा रहा है। यहाँ तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा था और यहाँ तो सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, तो ये सेंटेंस में इन्वर्जन हो रहा है। इसी को इन्वर्जन बोलते हैं। इन्वर्जन का मतलब होता है सब्जेक्ट से पहले कोई एक वर्ब का आ जाना। ओके, सब्जेक्ट से पहले वर्ब का आना इन्वर्जन होता है। और जनरली इन्वर्जन किस में होता है? क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में। ये सेंटेंस तो क्वेश्चन मार्क नहीं था ना, ये सेंटेंस तो फुल स्टॉप वाला था, तो फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं होता, बट ये सेंटेंस तो क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में इन्वर्जन होता है। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो पहले आप लिख सकते हो ऐसा, देखो ऐसा लिखो, ये छोड़ो, इसमें सबसे पहले इन्वर्जन किसको बोलते हैं? व्हेन वर्ब कम्स बिफोर, जनरली पहले कर्ता आता है फिर क्रिया आता है, लेकिन अगर कर्ता के पहले क्रिया आ गया, व्हेन वर्ब कम्स बिफोर सब्जेक्ट, कर्ता के पहले ही क्रिया आ गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्जन, उल्टा हो जाता है। और यहाँ पे ऐसे स्टार डाल के लिखना, जनरली लिखा है मैंने, ठीक है, जनरली, हमेशा नहीं। जनरली का मतलब है सामान्यतः इन्वर्जन इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है, बट यहाँ पे मैं आपको और भी पढ़ाऊंगी कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो प्रश्नवाचक नहीं है बट वो इन्वर्जन लेता है। जनरली इन्वर्जन टेक्स प्लेस इन इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान व्हाट हाउ नहीं है कि व्हाट से, हाउ से, वाई से सेंटेंस प्रश्नवाचक बन जाता, नहीं। इंटरोगेटिव सेंटेंस का पहचान ही है क्वेश्चन मार्क। जिस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा हो, ठीक है, वो सेंटेंस में इन्वर्जन हो गई। जनरली इन्वर्जन टेक्स प्लेस इन इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए व्हाट हाउ व्हेन नहीं देखना है, बस देखना है कि उस क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन मार्क का साइन लगा। जनरली प्रश्नवाचक सेंटेंस में इन्वर्जन होता है, मतलब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आता है। ये प्रश्नवाचक सेंटेंस नहीं था इसलिए यहाँ इन्वर्जन नहीं हुआ, बट ये प्रश्नवाचक है ना, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया। आप इतना नोट करो, फिर और भी कुछ करेंगे। लिख लिया ना सबने? हाँ, अब थोड़ा सा और भी, जैसे मैंने लिखा,
ऐसा मैं लिखूं हाउ यू आर, ये गलत है ना, हाउ यू आर गलत है क्योंकि ये सेंटेंस प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक सेंटेंस में इन्वर्जन होना चाहिए, बट यहाँ तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब डाल दिया। इन्वर्जन तो तब होता है ना जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आता है, तो हाउ यू आर नहीं होगा, क्या होगा, हाउ आर यू, हाउ आर यू, ये सही होगी। फिर मैंने लिखा व्हेन ही विल कम, ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, गलत है क्योंकि इसमें इन्वर्जन नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, ठीक है, बट इन्वर्जन में तो सब्जेक्ट से पहले वर्ब चाहिए ना, व्हेन विल ही कम, ये करेक्ट। तो जनरली प्रश्नवाचक सेंटेंस में इन्वर्जन होता है, ओके, प्रश्नवाचक सेंटेंस में इन्वर्जन चाहिए, इन्वर्जन चाहिए मतलब सब्जेक्ट से पहले वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट के बाद नहीं चाहिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं चाहिए, सब्जेक्ट से पहले चाहिए। और व्हेन और व्हाट से सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं होता, क्वेश्चन मार्क से होता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस डाला, he said, he asked when I would come, और he asked, इसको तो मैं नरेशन में भी आपको फिर से पढ़ाऊंगी, when would I come। देखो दोनों सेंटेंस में पहले देख लो, फिर मैं लिखने का टाइम दूंगी। दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ सब्जेक्ट के बाद हमारा वर्ब आ रहा है, और यहाँ जो वर्ब है सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, तो नीचे वाले सेंटेंस में इन्वर्जन हो रहा है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, और ऊपर वाले सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं हो रहा, नो इन्वर्जन, ऊपर वाले में नहीं हो रहा। अब हमें देखना है कि हमें इन्वर्जन चाहिए या नहीं चाहिए। आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो व्हेन लगा है, और व्हेन वाला सेंटेंस तो इंटरोगेटिव होता है ना, उसमें इन्वर्जन चाहिए, बट ये सेंटेंस देखना है, ये सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क था, ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, क्योंकि इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस तभी होता है ना जब उसमें ये साइन रहता है, ये साइन रहता है, तो ये सब तो इंटरोगेटिव था, इसमें तो इन्वर्जन चाहिए, बट ये सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है, ये फुल स्टॉप से खत्म हो रहा है, और फुल स्टॉप वाला सेंटेंस प्रश्नवाचक नहीं होता है, तो इसमें इन्वर्जन नहीं चाहिए, नीचे वाले में हो रहा है, ये गलत है, ये सही। तो मेरे को बस ये आपको बताना था ना कि व्हेन जरूरी नहीं है कि व्हाट से व्हेन से सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है, सिर्फ व्हाट व्हेन देख के इंटरोगेटिव नहीं पता लगाओगे। यहाँ तो व्हेन लगा ही है, यहाँ व्हेन लगा था तो इसको इंटरोगेटिव माना, मैंने व्हेन देख के नहीं माना, मैंने क्वेश्चन मार्क देख के इसको इंटरोगेटिव माना। यहाँ भी तो व्हेन लगा है बट इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये प्रश्नवाचक सेंटेंस नहीं है, ये तो फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे इन्वर्जन नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज भी ध्यान रखना, इन्वर्जन तब करना, सिंपली हाउ व्हाट व्हेन मत देखना, क्वेश्चन मार्क है इन्वर्जन करना। अगर फुल स्टॉप लगा हुआ है वाक्य में, चाहे उसमें व्हेन हाउ कुछ लगा हो, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, फुल स्टॉप लगा है, तो उसमें इन्वर्जन नहीं। तो व्हेन आई वुड कम, ठीक है। अब जैसे हाउ मैंने लिखा हाउ आर यू, हाउ आर यू, तो ये तो प्रश्नवाचक सेंटेंस है, ये प्रश्नवाचक सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले वर्ब आए। अब मैंने लिखा हाउ फूल इज ही, ओ माय गॉड कितना बेवकूफ है, और फिर मैंने लिखा हाउ फूल ही इज। अब दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देख, दोनों सेंटेंस में हाउ तो लगा है बट हम हाउ व्हाट व्हेन नहीं देखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, बट यहाँ पे हाउ वाला सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी है। मैंने आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ाया है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब विस्मयादि बोधक सेंटेंस, जहाँ पे आप सडन फीलिंग ऑफ सरप्राइज वगैरह बता रहे हैं। तो यहाँ हाउ वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव था, क्वेश्चन मार्क था, तो इन्वर्जन होगा, बट यहाँ हाउ वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है, इसमें क्वेश्चन मार्क का साइंस नहीं है, ये एक्सक्लेमेटरी है, विस्मयादि बोधक है, तो इसमें इन्वर्जन नहीं होगा, ठीक है। सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, इसमें इन्वर्जन हो रहा है बट नहीं चाहिए, ये नॉर्मल सेंटेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए, ओके। सेकेंड वाला सेंटेंस इसलिए गलत है ना क्योंकि सेकेंड वाले सेंटेंस में इन्वर्जन हो रहा है, बट हमें इन्वर्जन नहीं चाहिए क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क थोड़ी लगा, ये तो फुल स्टॉप। चलो क्लियर है, हाउ फूल इज ही नहीं, हाउ फूल ही इज।
अरे नीचे वाले सेंटेंस में इन्वर्जन हो रहा है ना, बट हमें नीचे वाला सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क थोड़ी है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसमें इन्वर्जन नहीं चाहिए, तो ये सही है। अगर यही सेंटेंस अगर ऐसे रहता, when I would come, मैं कब आऊं, अब इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ तो फुल स्टॉप लगा था, तो इन्वर्जन नहीं चाहिए हमें। क्वेश्चन मार्क में इन्वर्जन होता है ना, लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन मार्क लगा है, इन्वर्जन चाहिए, तो when I would नहीं होगा, would वर्ब पहले आएगा, when would आएगा। ओके, इतनी छोटी छोटी चीजों में पता नहीं क्या इतना दिमाग लगा के अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हो। बार बार मैं बोल रही हूँ कि इन्वर्जन होने के लिए इसका साइन चाहिए, क्वेश्चन मार्क का, क्वेश्चन मार्क वाला साइन आएगा ना तभी इन्वर्जन होगा। इसमें क्वेश्चन मार्क का साइन है तो इन्वर्जन चाहिए। हाउ आर यू, इन्वर्जन चाहिए मतलब सब्जेक्ट से वर्ब, पहले वर्ब चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे हाउ तो लगा है, बट क्वेश्चन मार्क का साइन नहीं है। क्वेश्चन मार्क वाले में इन्वर्जन चाहिए ना, बट यहाँ तो क्वेश्चन मार्क का साइन नहीं है, इन्वर्जन नहीं चाहिए। इन्वर्जन नहीं चाहिए मतलब सब्जेक्ट से पहले वर्ब नहीं चाहिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए। इसीलिए इस बैच में ना आप लोग लेट करवाए हो, एक ही चीज को बार बार पूछ रहे हैं। इन्वर्जन इंटरोगेटिव सिंपल सा है, इन्वर्जन इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क था तो इन्वर्जन हुआ। यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है तो इन्वर्जन नहीं होगा, नॉर्मल होगा। इस वाक्य में भी क्वेश्चन मार्क नहीं है तो इन्वर्जन नहीं चाहिए, ये वाला हो। चलो, जनरली इन्वर्जन इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है, ठीक है। अब यहीं तक बात खत्म नहीं होगी, ठीक है। जनरली इन्वर्जन इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है, बट ये तो आपने लिखा है जनरली, जनरली मतलब सामान्यता इन्वर्जन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। लेकिन अब नोट डालना, नोट, देयर आर सर्टेन सेंटेंसेस, इसको मैं एडवर्ब में और भी डिटेल में पढ़ाऊंगी। देयर आर सर्टेन सेंटेंसेस, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं विच आर नॉट इंटरोगेटिव, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं। जनरली इंटरोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन तो होता ही होता है, बट कुछ ऐसे वाक्य है जो इंटरोगेटिव नहीं है, ठीक है, विच आर नॉट इंटरोगेटिव, स्टिल दे टेक इन्वर्जन। कुछ ऐसे वाक्य है जो इंटरोगेटिव नहीं है बट फिर भी वो अपने साथ इन्वर्जन लेते हैं, वही मैं अभी पढ़ा रही हूं। इंटरोगेटिव सेंटेंस को इन्वर्जन नहीं बोलते हैं। इन्वर्जन, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन का प्रोसेस होता है, ओके। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो इन्वर्जन होता है, बट कुछ ऐसे वाक्य है जो प्रश्नवाचक नहीं है फिर भी वो इन्वर्जन लेता है। इसको मैं एडवर्ब में डिटेल में पढ़ाऊंगी। कुछ ऐसे वाक्य ना जो एडवर्ब से शुरू होता है, ठीक है, कुछ खास एडवर्ब से शुरू होता है जो अपने साथ इन्वर्जन लेता है, ठीक है, वो सब मैं अभी यहाँ पे पढ़ाऊंगी। अब आपको क्या करना है, ये देखो, जैसे जैसे बता रही हूँ वैसा लिखो, एडवर्ब में डिटेल में पढ़ाऊंगी। आपने सोचा होगा कि मैम अभी आपने 5 कंजंक्शन इंपॉर्टेंट छोड़ा था, जैसे ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं, इधर के साथ और लगता है, ठीक है। यहाँ मैं इन्वर्जन करूंगी। ये सब वाक्यों में इन्वर्जन का यूज कैसे होता है, जबकि ये प्रश्नवाचक नहीं होता फिर भी इन्वर्जन लेता है, क्यों लेता है सब बताऊं। नीदर के साथ नॉर आता है, ठीक है। नॉट ओनली पहले लिखते जाओ, के साथ बट ऑल्सो आता है, ठीक है। और आप लिखो पहले हार्डली, स्कार्सली, ये सब एक ही है, ठीक है। हार्डली, स्कार्सली, बेरली सब एक ही है। के साथ कौन सा कंजंक्शन आता है, व्हेन। और एक और है नो सूनर, उसके साथ THAN वाला दैन कंजंक्शन आता है। पहले आप लिखो,
ठीक है, ये सब मैं आपको कोरिलेटिव कंजंक्शन करवा रही हूँ। इसको अपवाद नहीं कहा जाएगा श्रद्धा, अपवाद नहीं है, इसके पीछे भी लॉजिक है। एडवर्ब से शुरू होने वाले वाक्य हमेशा अपने साथ इन्वर्जन लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो इन्वर्जन होता ही होता है, हर प्रश्नवाचक सेंटेंस में इन्वर्जन होगा ही होगा। प्रश्नवाचक सेंटेंस का मतलब क्या है? क्वेश्चन मार्क। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जिसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है बट फिर भी वो इन्वर्जन लेता है। अभी मैं वही पढ़ाऊंगी कि क्यों लेता है। आप लिखो, सब एग्जाम में ऐसा भी एरर आता है, एग्जाम में इधर और का मतलब क्या है? इधर और का मतलब है ना या तो ये या तो वो। तो इधर के साथ कौन वाला कंजंक्शन आता है? और। कभी कभी इधर के साथ नॉर लगा के दे देते हैं जो कि गलत है। नीदर नॉर मतलब ये तो या तो ये या तो ये, और नीदर नॉर मतलब ना तो ये ना तो ये। नीदर के साथ जोड़े में नॉर कंजंक्शन आता है, और नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब है सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी। नॉट ओनली द टीचर, सिर्फ टीचर ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स भी, ये भी एक कंजंक्शन है। उसी तरह हार्डली के साथ, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, स्कार्सली, बेरली, सबका मतलब है मुश्किल से। हार्डली हैड आई एंटर्ड द रूम, अभी मुश्किल से मैं रूम में एंटर की ही थी तब तक बारिश शुरू हो गई। तो उसके साथ जोड़े में कौन सा कंजंक्शन आता है? व्हेन, याद रखना। और नो सूनर का मतलब होता है ज्यों ही, जैसे ही। नो सूनर के साथ एग्जाम में देखो ईआर लगा है, ईआर लगाकर हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। एग्जाम में नो सूनर के साथ TH ये वाला दे देते हैं, बट नो सूनर के साथ THAN वाला दान होगा। क्यों होगा बताऊं? नो सूनर के साथ क्यों दान होगा? लिख लिया इसको? पहले तो मैं थोड़ा सा पैर वाला करवा देती, फिर मैं इन्वर्जन वाले पे चलूंगी। नहीं, इन्वर्जन का मतलब इंटरोगेटिव नहीं होता है। अगर मैं ऐसा बोल दूंगी ना विजय, तो इन्वर्जन का मतलब इंटरोगेटिव होता है, नहीं। ये सब वाक्य मैं अभी मैं करवाऊंगी, ये सब इंटरोगेटिव नहीं है, फिर भी इन्वर्जन लेता है। इन्वर्जन का मतलब सिंपली होता है, इन्वर्जन का मतलब सिंपली होता है सब्जेक्ट से पहले वर्ब का आना, इसको इन्वर्जन बोलते हैं। इन्वर्जन इंटरोगेटिव में तो होता ही होता है, बट कुछ मात्र ऐसे भी सेंटेंसेस है जो इंटरोगेटिव नहीं है फिर भी इन्वर्जन लेते हैं। ये लिख लिया है ना सबने? हाँ, अब एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको। इधर वाला कुछ, रुको एक मिनट, सॉरी, पहले ये सब एग्जाम्पल लिखिए। नीदर एग्जाम्पल लिखिए जोड़े वाला। नीदर द ड्राउट, ड्राउट का मतलब है सूखा, ना ही सूखा ने, ना ही अकाल। अकाल फेमाइन का मतलब क्या होता है? फेमाइन इज अकाल, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है, पहले अकाल पड़ता है ना, पहले सूखा पड़ता है, बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ता है, उसके बाद अनाजों की कमी हो जाती है। तो ये बोल रहे हैं ना ही सूखा ने, ओके, और ना ही अकाल ने उनके स्पिरिट्स को डैम्पेन किया। स्पिरिट्स का स्पेलिंग गलत है, ये एक मुहावरे है। अब बोलोगे कि मैम इसका मतलब क्या है? डैम्पेन द स्पिरिट, डैम्पेन द स्पिरिट का मतलब होता है किसी को निराश करना। लोग निराश नहीं हुए, लोगों का मनोबल नहीं टूटा। ना ही सूखा से ना ही अकाल से लोगों का मनोबल टूटा, ना ही लोग निराश हुए। अब बताओ कि एरर कहाँ है? एरर कहाँ पे है? नीदर के साथ इन्होंने क्या लगा दिया? इधर के साथ और लगता है ना, इधर के साथ और लगता है, इन्होंने पैर गलत लगा दिया। नीदर के साथ, नीदर के साथ नॉर लगाओ। अब दिमाग में ये भी आएगा मैम ऐसा भी तो कर सकते हैं, और को और रखते हैं और नीदर को इधर में बदल देते हैं, इससे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा ना। मीनिंग नहीं बदलना है, ना ही सूखा ने ना ही अकाल ने, नीदर को इधर में बदलोगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे नॉर रहेगा। नीदर के साथ और थोड़ी लगता है, इधर के साथ और लगता है, नीदर के साथ तो नॉर लगता है। टेल मी इधर द होल स्टोरी, या तो मुझे पूरी कहानी बताइए। यहाँ पे कहाँ पे जुड़ रहा है, क्या क्या चीज जुड़ रहा है? या तो मुझे पूरी कहानी बताइए या उस कहानी का एक हिस्सा बताइए। तो या यहाँ पे आ रहा है, या तो पूरी कहानी बताओ, होल स्टोरी बताओ, या उसका एक हिस्सा बताओ। तो इधर के साथ एल्स वर्ड नहीं आता है ना, इधर के साथ नॉर भी नहीं, इधर के साथ सिर्फ राम ही नहीं,
ना ही मतलब सिर्फ राम नहीं बल्कि उसके दोस्त भी वहां पे प्रेजेंट थे, तो नॉट ओनली के साथ जोड़े में हाउएवर ऑल्सो नहीं आता है, बट ऑल्सो आता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। बहुत बैच को आप लोग ना एक ही चीज को बार बार पूछ पूछ के छोटी छोटी आप फिर से इसकी हिंदी बताइए। अरे जब मैं हिंदी बता रही हूँ तो आप लिख लो, मतलब बच्चों की तरह आप लोग बैच चाहते हो कि फिर से सबकी हिंदी बताइए। आप जब बोलेंगे तब हम हिंदी लिखेंगे। आप अपना पेन को एकदम स्पीड में रखो। बट ऑल्सो लिख लिया, चलो ये हो गया। नहीं, दोबारा रिपीट करने से अच्छा है ना कि स्लो पढ़ा दीजिए। नहीं, इससे अच्छा है ना कि आप बैच को लाइव मत देखो। जिन बच्चों को दिक्कत होती है ना वो बैच को रिकॉर्डेड देखेंगे। ये कोई बच्चा वाला क्लास थोड़ी चल रहा है कि टीचर एकदम धीरे 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 पढ़ा रहे हैं कि स्टूडेंट्स लिखेंगे। बेटर है कि जिसको दिक्कत हो रही है वो लाइव क्लास नहीं देखेंगे, वो अपने स्पीड में रिकॉर्डेड देखेंगे। रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड। नेक्स्ट आ जाओ। कभी कभी क्या होता है कि मैंने क्या बोला, ठीक है, मैंने क्या बोला कि नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता है। ठीक है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता है, तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो ऑल्सो बाद में लगा है। यहाँ पे देख रहे हो बट ऑल्सो एक साथ लगा है। सिर्फ राम ही नहीं बल्कि फ्रेंड्स भी प्रेजेंट थे, तो यहाँ नॉट ओनली और बट ऑल्सो एक साथ लगा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि बट से ऑल्सो अलग भी हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। नॉट ओनली राम बट हिज फ्रेंड्स वर ऑल्सो प्रेजेंट, तो यहाँ बट अलग आ गया ऑल्सो अलग आ गया, फिर भी सेंटेंस सही है। क्योंकि आप हो सकता है ऐसे सेंटेंस में ना एरर माने कि नॉट ओनली राम बट ऑल्सो साथ साथ होना चाहिए, क्योंकि नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो साथ साथ लगता है। बट कभी कभी बट और ऑल्सो अलग भी लग गया, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। हाउएवर अलग कंजंक्शन है, ठीक है। हाउएवर का मतलब है हालांकि, और हाउएवर ऑल्सो अलग कंजंक्शन। मतलब हाउएवर वाला मैंने कॉन्ट्रास्ट में कंजंक्शन बताया था। हाउएवर, हालांकि उसने कड़ी मेहनत की फिर भी फेल हो गया, वहां पे मैंने सिर्फ हाउएवर बताया था। और यहाँ हाउएवर ऑल्सो है, यहाँ भी का सेंस जा रहा है, सिर्फ राम ही नहीं, यहाँ हाउएवर ऑल्सो नहीं होता है, बट ऑल्सो होता है। हाउएवर ऑल्सो नहीं, बट ऑल्सो। हार्डली और स्कार्सली के साथ, हार्डली आ गया, स्कार्सली आ गया, ये सब के साथ कौन सा कंजंक्शन लगता है? हार्डली के साथ, स्कार्सली के साथ, मतलब मुश्किल से, बेरली के साथ। एग्जाम में देन लगा के दे देते हैं, जो कि गलत है। हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन लगता है। कई जगह पे आप देखोगे कि हार्डली स्कार्सली के साथ बिफोर भी लगा देते हैं, वो भी करेक्ट है। हार्डली और स्कार्सली के साथ हम बिफोर भी लगा देते हैं, बट अगर आपके ऑप्शन में बिफोर और व्हेन दोनों आ गया तो हम लोग व्हेन को प्रायोरिटी देंगे। मोस्टली व्हेन का ही यूज होता है, लेकिन कभी कभी अगर आपको फिल अप द ब्लैंक्स में व्हेन भी आ गया और बिफोर भी आ गया तो आप व्हेन को प्रायोरिटी दें। तो हार्डली हैड आई रीच्ड, अभी मैं मुश्किल से स्टेशन पहुंचा ही था, तब तक मुझे बॉम्ब एक्सप्लोजन के बारे में पता चला, तो हार्डली के साथ आप व्हेन लगाना। व्हेन दैन की जगह व्हेन आए। एरर इस पार्ट में, सी पार्ट में। चलो एक नो सूनर के साथ भी लगा देती हूँ, नो सूनर वाला भी एग्जांपल देती हूँ। ये जो, और नो सूनर के साथ ऐसे भी याद रखो ना, नो सूनर,
ER लगा है, सून, सूनर, सूनेस्ट, ER लगा है। और ER हम किस लिए लगाते हैं? ER कंपेरेटिव डिग्री, और कंपेरेटिव डिग्री में तुलना दो के लिए, और दैन से भी तो हम दो के लिए तुलना करते हैं, तो दैन लगेगा, दैन। अरे व्हेन क्यों लगता है? ये आपको, ये इसका कोई रूल नहीं है, ये पेयर वाला कंजंक्शन है, ठीक है, ये पेयर है। कुछ चीजों को हम पेयर में यूज करते हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि इधर के साथ और क्यों लगता है, नीदर के साथ। अब आप बोलोगे ना कि मैम सब्जेक्ट ने अपना एग्रीमेंट वर्ब से किया है, सब्जेक्ट ने अपना एग्रीमेंट ऑब्जेक्ट से क्यों नहीं किया है, या वर्ब ने अपना एग्रीमेंट सब्जेक्ट से किया, ऑब्जेक्ट से क्यों नहीं किया? अरे कुछ रूल्स भी होते हैं, ओके, कुछ रूल्स भी होते हैं, और हम टीचर का काम होता है उस रूल्स को लॉजिकली समझाना, ओके। तो ये मत बोलना कि क्यों होता है, ये सब पेयर वाला कंजंक्शन, ठीक है। आप बोलोगे कि मैम ऑल्दो के साथ, ऑल्दो के साथ बट का यूज क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर हम हिंदी बोलते हैं ना, यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की लेकिन फेल हो गया, लेकिन का सेंस आ रहा है। कुछ कंजंक्शंस है जो जिसका रूल ही है कि ये इसके साथ यूज होगा, बट के साथ यूज नहीं होगा, ओके। तो हार्डली के साथ व्हेन आता है। अभी मैं नो सूनर करवा रही, अभी ये सब इन्वर्जन नहीं बताया, अभी इन्वर्जन भी बताऊंगी। अब मैंने लिखा नो सूनर, नो सूनर डिड ही एंटर द रूम देन द बेल रैंग। अभी वो मुश्किल से रूम में घुसा ही था, तब तक घंटी बज गई। तो बताओ कि एरर कहाँ पे है? ये नो सूनर है, नो सूनर। और नो सूनर कंपेरेटिव डिग्री है, और उसके साथ THEN वाला देन नहीं लगता है, WHEN वाला वेन नहीं लगता है, नो सूनर के साथ THAN वाला देन देन। इसको मैं चाहती तो आपको एडवर्ब में भी पढ़ा सकती थी, लेकिन इसको हम लोग कंजंक्शन में पढ़े तो ज्यादा बेटर है। इतना दूर क्लियर है? हाँ, देन की जगह दैन हो। अब मुझे कोई बताएगा, दैन, मैंने आपको वो बताया था ना कि हम कंपैरिजन दो चीज का करते हैं, मैंने आपको कंजंक्शन में ही पढ़ाया था। कंजंक्शन दो चीज का होता है, या तो सॉरी नॉट कंजंक्शन, कंपैरिजन। जब मैं एज पढ़ा रही थी और सो एज पढ़ा रही थी, तो वहां पे ये सब बता रही थी ना कि हम सो एज और एज से कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन दो चीज का होता है, या तो एडजेक्टिव का होता है या तो एडवर्ब का, ठीक है। तो कंपैरिजन हम किसी के गुण का करते हैं एडजेक्टिव, या किसी के काम करने का तरीका का करते हैं, दो चीज का कंपैरिजन होता है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे नो सूनर में ER लगा है, और ER लगा के हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, जैसे बनाते हैं ना सून, सून, सूनर जल्द ही, और सूनेस्ट, ठीक है। ये सारा डिग्रीज है, तो ये सूनर कंपैरेटिव डिग्री है, ये तो कंपैरेटिव डिग्री है नो सूनर। ER लगा है, ER लगा के कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ तो दैन लगता है, THAN। अब बताओ कि वहां नो सूनर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? क्योंकि ER लगा है, ER लगा के कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री या तो एडजेक्टिव का होता है या तो एडवर्ब का होता है। तो बताओ कि यहाँ पे नो सूनर एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? वेरी गुड नवनीत, एडवर्ब है। कैसे पता चला? ये नो सूनर किसकी विशेषता बता रहा है? ज्यों ही मैं रूम में घुसा, ये नो सूनर ज्यों ही मैं रूम में एंटर किया, प्रवेश किया, एंटर की विशेषता बता रहा है। रूम में घुसने में क्रिया हो रही है, वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब होते हैं, ये एडवर्ब है, ठीक है, ये एडवर्ब है, एंटर की बता रहा है तो ये एडवर्ब है, और एडवर्ब का भी कंपैरेटिव डिग्री बनता है, और ये कंपैरेटिव डिग्री है इसलिए ये दैन लेगा, ठीक है, ये दैन लेगा। अब कुछ ना, जैसे ग्रामर में हम टीचर्स शुरू में ना जब बैच स्टार्ट करते हैं, अरे हम रूल्स को रटवाएंगे नहीं, हम रूल्स को रटवाएंगे नहीं, हम आपको कॉन्सेप्चुअली समझाएंगे। कॉन्सेप्चुअली भी हम लोग समझाते हैं, बट कुछ ऐसी जगह होते हैं ना कि जहाँ पे कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है, वहां पे रूल ही काम करता है।
रूल काम करता है। वहां पे कोई टीचर कॉन्सेप्ट आपको बता ही नहीं सकता है कि मैम हार्डली और स्कार्सली के साथ दैन का यूज नहीं होगा, व्हेन ही क्यों यूज होगा, व्हेन की जगह कुछ दूसरा कंजंक्शन क्यों नहीं यूज होगा, होगा तो व्हेन ही क्यों यूज होगा। यहाँ टीचर के पास भी कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ टीचर के पास भी कोई लॉजिक नहीं है। टीचर बोलेंगे ये रूल है कि पेयर में इसके साथ इसका पेयर रखते हैं, इसके साथ इसका पेयर रखते हैं, तो यहाँ कोई रूल नहीं है। चलो यहाँ तो रूल मैं बता दे रही हूँ कि नो सूनर कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री से कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन के लिए हम दैन का यूज करते हैं। ठीक है, दैन का यूज करते हैं तो मैंने दैन लगा दिया। अब बोलोगे कि मैम यहाँ व्हेन क्यों यूज होगा, ठीक है दैन तो यूज नहीं होगा लेकिन व्हेन क्यों यूज होगा, तो इसके पीछे मेरे पास भी इसका कोई लॉजिक नहीं है। ओके, इसके मेरे भी कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि हार्डली के साथ व्हेन यूज होता है, हार्डली स्कार्सली के साथ। यहाँ तो मैंने लॉजिक दे दिया, बट यहाँ लॉजिक नहीं है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ओके, कुछ कुछ रूल्स में याद रखा जाता है। ओके, तो हाँ, अब आपके दिमाग में आएगा, वही मैं बता रही थी ना आपको कि अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये सेंटेंस, थोड़ा ध्यान से सुनना, कि ये सेंटेंस तो प्रश्नवाचक नहीं है। ठीक है, ये सेंटेंस तो प्रश्नवाचक नहीं है, बट आपने यहाँ पे इन्वर्जन क्यों किया, सब्जेक्ट से पहले वर्ब डाला, सब्जेक्ट से पहले वर्ब डाल दिया, और इस सेंटेंस में भी आपने सब्जेक्ट से पहले वर्ब डाला, सब्जेक्ट से पहले वर्ब डाला। ओके, तो आपने इन्वर्जन क्यों किया, दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा कि आपने बोला था कि इन्वर्जन तो प्रश्नवाचक सेंटेंस में होता है, बट ये सेंटेंस प्रश्नवाचक नहीं है, ये तो फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है। यहाँ भी ये फुल स्टॉप वाला सेंटेंस, और फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं होना चाहिए ना, बट आपने इन्वर्जन क्यों डाला। तो यहीं पे मुझे रूल काम आएगा। यहाँ पे मुझे बताना है ना कि जब हमारा वाक्य एडवर्ब से शुरू हो, अगर ये नो सूनर एडवर्ब है, अगर ये बीच में रहता ना तो इन्वर्जन नहीं होता है। जब हमारा वाक्य एडवर्ब से शुरू होता है ना, जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही एडवर्ब लगा हुआ है तो वो अपने साथ इन्वर्जन लेता है। यहाँ भी देखो हार्डली, ये हार्डली किसकी विशेषता बता रहा था, अब ये मैं मुश्किल से पहुंचा ही था, पहुंचने की, ये वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं। और जब भी हमारा वाक्य, अगर ये हार्डली बीच में रहता तो इन्वर्जन नहीं लेता, लेकिन जब भी हमारा वाक्य एडवर्ब से शुरू हो ना, वो इन्वर्जन लेता है सब्जेक्ट से पहले वर्ब। इसको मैं और भी डिटेल में बताऊंगी जब मैं एडवर्ब चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी। ओके, ओके, तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब मुझे आप पूछेंगे कि मैम ऐसा क्यों है कि वाक्य में जब एडवर्ब से स्टार्ट होता है, आपने तो बोला था कि इन्वर्जन तब होता है जब वाक्य प्रश्नवाचक हो, बट ये तो प्रश्नवाचक नहीं है, बट फिर भी आपने इसमें इन्वर्जन किया, क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट है, और इसके पीछे कोई टीचर आपको लॉजिक नहीं दे सकता है, और ऐसा कुछ बना भी नहीं है, बस एक ये रूल है कि जब हमारा वाक्य एडवर्ब से स्टार्ट। अब आप, हमारे प्रकृति का भी तो रूल है कि सन को दिन में आना है और मून को नाइट में आना। अब आप मुझे बोलोगे कि मैम मून क्यों नहीं दिन में आता है, सन क्यों रात में आता है, तो ये हमारे प्रकृति का एक लॉ है जिसको हम लोग मानते हैं। उसी तरह हमारा वाक्य एडवर्ब से शुरू हो, चाहे वो सेंटेंस प्रश्नवाचक नहीं हो, फुल स्टॉप वाला, उसमें इन्वर्जन होगा। अभी तो मैंने सिर्फ 2 ही बताया, जब मैं आपको एडवर्ब चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, उसमें मैं 6-7 सारे एडवर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस इन्वर्जन नहीं लेता है। जब मैं आपको एडवर्ब चैप्टर पढ़ाऊंगी तो 6-7 सेंटेंस एडवर्ब्स पढ़ाऊंगी जो अपने साथ इन्वर्जन देता है। ठीक है, नॉट ओन, अरे रुको मैं सब बताऊंगी, नॉट ओनली और बट ऑल्सो में, हाँ बता रही हूँ इतना दूर क्लियर है, एडवर्ब से स्टार्ट होता है तो इन्वर्जन लेते हैं। अब सेंटेंस देखना। अब हमारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि ये सेंटेंस को, और मैं इसको करूंगी, जैसे नॉट ओनली डिड ही हेल्प मी बट ऑल्सो ड्रॉप्ड मी होम। सिर्फ उसने मेरी हेल्प ही नहीं की, बट ऑल्सो ड्रॉप्ड मी होम। सिर्फ उसने मेरी हेल्प ही नहीं की बल्कि मुझे घर तक छोड़ा भी। अब एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया है कि मैम यहाँ तो आपने इन्वर्जन नहीं किया, यहाँ तो सब सब्जेक्ट्स के बाद, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, यहाँ तो आपने इन्वर्जन नहीं किया, और यहाँ तो आपने नॉट ओनली के साथ इन्वर्जन किया ना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब।
यहाँ तो आपने किया, यहाँ नॉट ओनली भी एडवर्ब है। नॉट ओनली किसकी विशेषता बता रहा है? सिर्फ उसने मेरी हेल्प ही नहीं की, हेल्प की, और हेल्प वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब है, और एडवर्ब से स्टार्ट होने वाला वाक्य इन्वर्जन ले रहा है ना, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है। तो यहाँ तो आपने किया, बट यहाँ क्यों नहीं इन्वर्जन किया? मैंने इसलिए यहाँ पे इन्वर्जन नहीं किया ना, क्योंकि इन्वर्जन करने के लिए हमें वर्ब चाहिए, हमें नॉट ओनली वाले क्लॉज में वर्ब चाहिए था। तो यहाँ तो हमारे पास वर्ब था, ठीक है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि एक वर्ब को यहाँ ना डाल के कॉमन ले लिया है, एक कॉमन वर्ब ले लिया है, राम के लिए भी और फ्रेंड्स के लिए भी। तो यहाँ पे तो हम इन्वर्जन नहीं कर सकते, यहाँ नॉट ओनली वाले पार्ट में इन्वर्जन नहीं हो सकता है, क्योंकि इन्वर्जन के लिए वर्ब चाहिए। बट यहाँ तो इसके साथ कोई वर्ब नहीं है, कॉमन यहाँ पे डाल दिया, बट यहाँ तो वर्ब डाला है ना, तो यहाँ पे होगा। ओके, जिसका भी क्वेश्चन था। मून दिन में भी रहता है, सही है, बट सन का इतना ज्यादा लाइट होता है कि मून नहीं रहता है। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है, ये तो छोटे छोटे बच्चों को भी पता है। ओके, ये किसी भी टीचर से पूछ के आओ। ओके, 5 जगह और क्लास करते होगे ना, तो जाके किसी भी टीचर से पूछ के आना कि एडवर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस इन्वर्जन क्यों लेता है। मैं देखती हूँ कि वो क्या बोलते हैं, चाहे गूगल करो गूगल करो, ठीक है, गूगल पे जाना और बोलना, पूछना उनसे कि एडवर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस इन्वर्जन क्यों लेता है। देखती हूँ क्या जवाब दे रहे हैं। एडवर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस इन्वर्जन क्यों लेता है। और फिर ये भी बोलूंगा, ये भी पूछोगे, उसके पास ये भी जवाब नहीं होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन क्यों होता है, प्रश्नवाचक सेंटेंस में इन्वर्जन क्यों होता है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब क्या आता है। देखती हूँ गूगल आपको क्या आंसर दे रहा है। वो यही आंसर देगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन होता है। गूगल के पास भी जवाब नहीं है, किसी के पास भी जवाब नहीं है कि प्रश्नवाचक सेंटेंस में इन्वर्जन क्यों होता है, क्योंकि इन्वर्जन होता है, होता है, होता है, होता है। चैट जीपीटी से भी पूछना, हाँ, सबसे मजेदार तो वही। तो डायरेक्ट ना हिंदी इंग्लिश नहीं करना। इंग्लिश में ना, जैसे देखो, ही ईट्स मैंगो, वो मैंगो खाता, वो आम। डायरेक्ट हिंदी इंग्लिश नहीं करना है। इंग्लिश में क्या होता है ना, सब्जेक्ट वर्ब, इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। हर जो भी व्याकरण होता है ना, तो व्याकरण में हम जब भी, हिंदी में भी आप लोग व्याकरण पढ़े होंगे, तो व्याकरण के भी नियम होते हैं ना, व्याकरण में भी आपने रूल्स पढ़ा होगा। ग्रामर और व्याकरण सेम होता है, ग्रामर में भी कुछ रूल्स होते हैं। जैसे ये वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन होता है, वाक्य अगर एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इन्वर्जन लेता है, ये सब रूल्स है। उसी तरह आपने व्याकरण के भी रूल्स और नियम पढ़े होंगे। आप देख रहे हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ये हिंदी इंग्लिश में छोटा सा डिफरेंस देख रहे हो। इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। और यही अगर हिंदी करते हो, तो हिंदी में देख रहे हो, पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, खाता है, फिर वर्ब आ गया। तो हर हिंदी इंग्लिश के रूल्स अलग है। ओके, अलग अलग रूल्स, कुछ तो रूल्स होते हैं। ओके, कुछ तो रूल्स है। केमिस्ट्री पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, तो कुछ तो रूल्स में जाता है। केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो ना कि ये एटम ये है तो इसके साथ ये अपना पेयरिंग करेगा, बट ये नहीं करता है। तो हर जगह थोड़ा बहुत रूल्स पे जाना होता है। ओके, चलो, ये हो गया आपका। अब मेरे को बताना क्या है, जब भी हमारे वाक्य में नीदर आ गया, ठीक है, जब भी हमारे वाक्य में ऐसा आ गया, सबसे पहले तो देख लेना कि इधर के साथ और लगता है, ऐसा वाला सेंटेंस, नीदर के साथ नॉर लगता है। अभी तो बहुत सारा चीज पढ़ना है इम्पोर्टेंट। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता है, और हार्डली स्कार्सली के साथ, हार्डली स्कार्सली बेरली के साथ व्हेन लगता है, नो सूनर के साथ। जब भी आपको वाक्य में, ठीक है, जब भी आपको वाक्य में ऐसा सेंटेंस दिख गया,
हाँ, इधर वाला, नीदर वाला, नॉट ओनली वाला, हार्डली स्कार्सली वाला, नो सूनर वाला, तो ऐसे वाले वाक्य में आप दो चीज चेक करो। क्या क्या? एक तो देख लेना कि उसके साथ करेक्ट पेयर लगना चाहिए, जोड़ा सही लगा है कि इधर के साथ नॉर नहीं लगा, इधर के साथ नॉर। और दूसरा इन्वर्जन वाला चेक, इन्वर्जन दोनों, इधर वाला चेक करना या नीदर वाला चेक करना। नहीं नहीं, नेगेटिव एडवर्ब नहीं है, अभी मैं बहुत सारा चीज बताऊंगी, एडवर्ब एडवर्ब चैप्टर में डिटेल में बताऊंगी। अभी तो मेरे को ना बस ये चीज बताना था, ये चारों एडवर्ब्स को लेना था, क्योंकि इसके साथ ये कंजंक्शन आता है। एडवर्ब चैप्टर में मैं डिटेल में बताऊंगी, टू, सो, लिटिल, ये सब भी इन्वर्जन लेता है, ये सब एडवर्ब चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी बस जितना जरूरत है उतना देखो। अब मैंने लिखा नीदर, नीदर ही डिड हेल्प मी, नीदर ही डिड हेल्प मी और ड्रॉप्ड मी होम। ना तो उसने मेरी हेल्प की और ड्रॉप्ड मी होम। दोनों में, दोनों एरर नहीं रहेगा, दोनों में से कोई एक ही एरर रहेगा, या तो गलत पेयर लगा देंगे या तो पेयर सही रहेगा, इन्वर्जन का एरर करेंगे। नीदर ही डिड हेल्प मी नॉट ड्रॉप्ड मी होम, ना तो उसने मेरी हेल्प की ना मेरे को घर तक ड्रॉप किया। ओके, अरे सॉरी, नॉर लगा है, एक मिनट। अब ऐसा सेंटेंस आ गया, ऐसा वाला सेंटेंस आ गया, तो आप पहले क्या चेक कर लो, अपना करेक्ट पेयर देखो। नीदर के साथ, नीदर के साथ नॉर तो लगा ही है, तो पेयर सही है। लेकिन नीदर नॉर वाला सेंटेंस, नीदर नॉर वाला सेंटेंस इन्वर्जन भी तो लेता है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, तो ये गलत है ना। अगर वाक्य हमारा नीदर से स्टार्ट हो तो नीदर वाला स्टार्ट इन्वर्जन लेता है, तो यहाँ पे डिड ही होगा, डिड ही एग्जाम में। हाँ, अब आप बोलोगे कि मैम क्यों इन्वर्जन लिया? यहाँ नीदर क्या है, यहाँ नीदर किसकी विशेषता बता रहे? नीदर ही नहीं होगा, नीदर उसने मेरे को हेल्प की विशेषता बता रहा है, उसने ना मेरी हेल्प की ना मेरे को घर तक ड्रॉप किया, तो हेल्प की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ नीदर एडवर्ब है, और एडवर्ब से वाक्य स्टार्ट हो, अगर यही नीदर बीच में लगा रहता ना तब इन्वर्जन नहीं होता, ठीक है। तो ये इन्वर्जन लेगा, नीदर डिड। एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, देखो ये सेंटेंस प्रश्नवाचक नहीं है फिर भी इन्वर्जन ले रहा है, तो कुछ मात्र सेंटेंसेस जो एडवर्ब से स्टार्ट होता है वो प्रश्नवाचक नहीं है फिर भी इन्वर्जन लेते, हो सकता है ऐसा भी डाल देते हैं, नीदर, नीदर डिड ही हेल्प मी और ड्रॉप्ड मी होम, ऐसा एरर भी डाल सकते हैं। नीदर वाला सेंटेंस इन्वर्जन लेता है, ठीक है, तो इन्वर्जन तो ले ही रहा है, ये इन्वर्जन का एरर नहीं है। यहाँ पे पेयर रॉन्ग कर दिया, नॉर लगेगा, तो कभी कभी पेयर में गलती कर देंगे, कभी कभी इसमें गलती कर देंगे। ओके, नीदर, कभी कभी आपका इन्वर्जन वाला हिस्सा में एरर नहीं रहेगा, पेयर रॉन्ग दे देंगे, और कभी कभी पेयर सही रहेगा और ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आएगा कि मैम यहाँ तो आपने इन्वर्जन किया, क्यों? क्योंकि यहाँ का नीदर एडवर्ब था, ठीक है, यहाँ का नीदर एडवर्ब था, ओके, क्योंकि हेल्प की विशेषता बता रहा है। लेकिन अगर यहाँ देखती हूँ मैं, हाँ, अब आप यहाँ पे आप एक मिनट, अगर मैंने लिखा नीदर राम, नीदर राम नॉर श्याम, ना ही राम ना ही श्याम डिड द वर्क, ना ही राम ने ना ही श्याम ने इस काम को किया, तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो आपने वो लगाया था ना, नीदर, नीदर डिड ही हेल्प मी नॉर ड्रॉप्ड मी होम। आपके दिमाग में ये सब क्वेश्चंस आ सकता है, नॉट ड्रॉप्ड मी होम। और ऐसे भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, हम इन्वर्जन तो तभी करेंगे ना
इन्वर्जन तो तभी करेंगे जब हमारे पास नीदर के साथ, इन्वर्जन तभी करेंगे जब हमारे पास वर्ब हो। यहाँ तो कोई वर्ब नहीं है, हम इन्वर्जन कहाँ से करेंगे? बट यहाँ पे तो वर्ब था ना, तो मैंने इन्वर्जन कर दिया। जब वर्ब, इन्वर्जन करने के लिए वर्ब चाहिए ना, बट यहाँ तो हमारे पास वर्ब था ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे वर्ब है तो कर दिया। और दूसरा लॉजिक यही है कि यहाँ का नीदर किसकी विशेषता बता रहा है? हेल्प की। हेल्प वर्ब है और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, और जब भी वाक्य एडवर्ब से शुरू हो तो वो अपने साथ इन्वर्जन लेगा। बट यहाँ तो राम और श्याम की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ का नीदर एडवर्ब थोड़ी है। क्या है यहाँ का नीदर? वेरी गुड हिमांशु, यहाँ का नीदर एडजेक्टिव है। यहाँ नीदर तो हेल्प की विशेषता बता रहा है, यहाँ नीदर ना ही राम ना ही, यहाँ ये नाउन है और नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव है। तो यहाँ का नीदर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से वाक्य शुरू होगा तो इन्वर्जन थोड़ी होगा, और वैसे भी इन्वर्जन करने के लिए वर्ब चाहिए, तो यहाँ पे तो वर्ब है नहीं। बट यहाँ का नीदर एडवर्ब है, एडवर्ब से स्टार्ट होगा, इन्वर्जन भी होगा, वर्ब भी है। ओके ओके हाँ, अब लास्ट पार्ट है। जब भी सेंटेंस में ना, ये सॉरी, जब भी सेंटेंस में ये पांचों दिख जाए, ठीक है, तो आप दो ही चीज चेक करना, एक तो करेक्ट पेयर लगा देना और एक इन्वर्जन देख लेना। लेकिन हार्डली, हाँ, नॉट ओनली, नो सूनर, लेकिन अभी और भी बता रही हूँ, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लिख लिया इसको। तो पांचों मतलब इन पांचों के साथ ये दोनों का एरर देखना। लेकिन अगर वाक्य में इधर, यहाँ पे एक और एरर देखना, इधर और आ गया, वाक्य में नीदर नॉर आ गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो आ गया, तो ये इस तीनों में आपको करेक्ट तीन चीज चेक करना है। दो चीज तो मैंने बता ही दिया, एक तो करेक्ट पेयर देख लेना, तीनों का एरर नहीं आएगा, तीनों में से कोई एक ही का एरर आएगा, करेक्ट पेयर लगना चाहिए। दूसरा, ऐसे वाले में इन्वर्जन चाहिए क्योंकि एडवर्ब से शुरू हो। और तीसरा, पैरेललिज्म, जो कि मैं अभी पढ़ाऊंगी। पैरेललिज्म का मतलब होता है समांतर। अब आप बोलोगे कि मैम पैरेललिज्म क्या होता है? ये पैरेललिज्म लास्ट तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। कंजंक्शन में भी पढ़ाऊंगी, वर्ब में भी पढ़ाऊंगी, एडजेक्टिव में भी पढ़ाऊंगी, प्रोनाउन में भी पढ़ेंगे, एडवर्ब में भी पढ़ेंगे। अभी ये पढ़ेंगे पैरेललिज्म क्या होता है। लेकिन ये वाले सेंटेंस में ना हार्डली स्कार्सली में पैरेललिज्म का एरर नहीं आता। जब भी हार्डली स्कार्सली आ गया, जब भी नो सूनर आ गया, ठीक है, जब भी नो सूनर आ गया, हार्डली स्कार्सली आ गया, तो यहाँ पे दो ही एरर चेक करना। देख लेना, हार्डली स्कार्सली के साथ वो दैन लगा के दे देंगे, हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन लगता है, ठीक है, व्हेन लगता है, और नो सूनर के साथ दैन लगता है। करेक्ट पेयर चेक कर लेना और इन्वर्जन कर लेना। तो हार्डली स्कार्सली और नो सूनर में बस दो ही एरर, करेक्ट पेयर और इन्वर्जन। इसमें पैरेललिज्म का एरर नहीं आता, बट ये तीनों में एक और नया एरर आ सकता है, दैट इज पैरेललिज्म। तो ये दोनों तो पढ़ लिया, आप चलो इसको करते हैं, इसको करके फिर हमारा कंजंक्शन खत्म है। अगर सेंटेंस में नॉट ओनली बीच में आ गया ना इरशाद, तब वहां इन्वर्जन नहीं होगा। अभी आपको सेंटेंसेस मिलेंगे, आप इसको कॉपी करो। हार्डली स्कार्सली में बस दो ही चीज, करेक्ट पेयर का या तो गलत पेयर लगा के दे देंगे, या पेयर सही होगा इन्वर्जन का। बट इधर नॉर में एक और एरर आता है, दैट इज पैरेललिज्म। दो और ऑल्दो में नहीं होगा, अगर होता तो मैं बताती ना, क्यों दिमाग लगा रहे हो? अगर कुछ ऐसा दो ऑल्दो के साथ होता तो बता देती ना, अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक चीज नोट और कर लेना, नो सूनर का मतलब भी होता है जैसे ही, बट हम नो सूनर के साथ हम दैन लगाते हैं, ये पॉइंट टू बी नोटेड। नो सूनर के साथ
दैन लगाते हैं, बट एक वर्ड होता है नो सूनर के साथ दैन भी लगाते हैं, और नो सूनर वाक्य के शुरू में यूज हो तो इन्वर्जन भी होता है। बस याद रखना कि नो सूनर इन्वर्जन तब लेगा जब वाक्य के शुरुआत में होगा। उसी तरह एक वर्ड आता है एज सुन एज। एज सुन एज का वही मतलब होता है जो नो सूनर का होता है। एज एज के बीच में कंपेरेटिव डिग्री नहीं होता। आप बोलोगे मैम एज सूनर एज लगा दे, नहीं, एज एज के बीच में कंपेरेटिव नहीं, पॉजिटिव होता है। ठीक है, एज सून एज भी का मतलब भी वही होता है, लेकिन एज सून एज के साथ दैन मत लगाना। नो सूनर और इन्वर्जन भी नहीं लेगा। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है, लेकिन एज सून एज इन्वर्जन नहीं लेता और दैन भी नहीं लेता है। ये जो दैन जोड़े में यूज होता है नो सूनर के साथ यूज होता है, क्योंकि ये कंपेरेटिव डिग्री है, दैन होगा पर यहाँ पे नहीं होगा, इन्वर्जन भी नहीं होगा। से लिखा मैंने एज सून एज ही एंटर्ड, as soon as he entered the room, कॉमा लगा दो, it began to rain। ज्यों ही वो रूम में घुसा तब तक बारिश शुरू हो गई। तो as soon as के साथ दैन मत लगाइएगा, बस कॉमा लग गया है। और दूसरा as soon as इन्वर्जन भी नहीं लेता है, स्टार्टिंग में लगा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, मतलब इन्वर्जन नहीं ले। लेकिन यही सेंटेंस को अगर मैं ऐसा लिखती, नो सूनर डिड ही, डिड के साथ कभी कभी ऐसा भी एरर आ जाता है, ऐसा लगा देंगे, नो सूनर डिड ही एंटर्ड। इसको मैं वर्ब में पढ़ाऊंगी कि डिड अपने आप में पास्ट टेंस है, फिर से पास्ट टेंस मत लगाना, एंटर लगाना। नो सूनर डिड ही एंटर द रूम देन इट बिगैन टू रेन। दोनों का हिंदी ट्रांसलेशन सेम है, ज्यों ही रूम में घुसा। तो एज सून एज वाला सेंटेंस कॉमा ले सकता है, दैन नहीं लेगा, बट नो सूनर के साथ, नो सूनर के साथ एक तो दैन भी लेगा और नो सूनर अपने साथ इन्वर्जन भी लेता है, इन्वर्जन भी लेता है। ठीक है, लिख लीजिए। ओके, और एक चीज जो आपको कंफ्यूज ना करे, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ऑल्दो के साथ हम यट लगाते हैं, बट कभी कभी यट ना लगा के कॉमा भी लगा देते हैं। उसी तरह कभी कभी ऐसा भी आ जाए, नो सूनर डिड ही एंटर, नो सूनर डिड ही एंटर द रूम इट बिगैन टू रेन। हर तरह से आपको तैयारी करके जाना है। अब आप बोलोगे कि मैम, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ऑल्दो और दो के साथ यट आता है, बट कभी कभी यट नहीं भी आता है, यट के जगह कॉमा भी आ सकता है। तो आप नो सूनर वाला सेंटेंस इन्वर्जन तो ले रहा है, लेकिन नो सूनर इन्वर्जन तो ले रहा है, और नो सूनर वाला सेंटेंस में दैन आना चाहिए ना, लेकिन कभी कभी दैन ना लगा के कॉमा भी लगा दिया, तो उसको एरर मत मानना। लेकिन अगर दैन के जगह कुछ वेन लगा होता, दैन के जगह ये वाला देन लगा होता, तब हम उसको काट कर दैन लगाते। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लगा है, कॉमा लगा है, फिर भी सही है। ठीक है, फिर भी सही है। कभी कभी ऐसा भी आ जाएगा, हार्डली डिड ही एंटर द हॉल इट बिगैन टू रेन। तो थोड़ा ये सब पर भी ध्यान रखना है। अभी मैं घुसा ही था हॉल में, तब तक बारिश शुरू हो गई। तो हार्डली से वाक्य स्टार्ट हुआ है तो इन्वर्जन तो रहेगा ही, इन्वर्जन तो रहेगा। और हार्डली और स्कार्सली के साथ अगर दैन लगा देते तो काट कर वेन करते, बट कॉमा भी लगा दिया, वो भी सही है।
आज यूट्यूब पे क्लास है, जल्दी जल्दी कर रही हूँ। आज यूट्यूब पे क्लास है, बस लास्ट है, पैरेललिज्म पे आते हैं। अब बोलोगे मैम पैरेललिज्म क्या होता है? पैरेललिज्म का मतलब होता है समांतर, ठीक है, समान, दोनों को मतलब सेम रखना। एज यू नो कि कंजंक्शन एक बहुत वफादार टॉपिक है, ठीक है, कंजंक्शन एक बहुत वफादार टॉपिक है। ओके, कंजंक्शन कोई भेदभाव नहीं करता है, एकदम पैरेलल रखता है। पैरेलल का मतलब है इक्वल रखता है, समांतर रखता है। कंजंक्शन क्या काम करता है? कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है। तो कंजंक्शन हमेशा नाउन को नाउन से जोड़ेगा, प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ेगा। कभी कभी कंजंक्शन नाउन को प्रोनाउन से भी जोड़ सकता है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन में कोई डिफरेंस नहीं है। नाउन के बदले आने वाले ही वर्ड्स तो प्रोनाउन होते हैं ना। जैसे मैंने लिखा राम एंड मोहन, ठीक है, यहाँ पे एंड क्या है? एंड कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक होता है। देखो, नाउन को नाउन से जोड़ रहा है। फिर मैंने लिखा राम एंड आई। नाउन और प्रोनाउन दोनों तो भाई भाई है, नाउन के बदले ही तो प्रोनाउन आता है ना। नाउन बोलता है कि जब मैं ना रहूं तो आप मेरे बदले आ जाना। तो यहाँ पे नाउन को प्रोनाउन से जोड़ रहा है। तो कंजंक्शन बहुत समांतर होता है, सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ेगा। नाउन को नाउन से जोड़ेगा, प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ेगा। कभी कभी नाउन को प्रोनाउन से भी जोड़ सकता है, क्योंकि नाउन के बदले आने वाले वर्ड्स ही प्रोनाउंस होते हैं। बट कंजंक्शन कभी भी नाउन को एडजेक्टिव से नहीं जोड़ेगा। जब भी जोड़ेगा एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ेगा, प्रोनाउन एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़ेगा, वर्ब को वर्ब से जोड़ेगा। बहुत वफादार टॉपिक है, ठीक है। वैसे ही कंजंक्शन वफादार टॉपिक है। तो यहाँ पे हम लोग वही देखेंगे कि कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक है। ओके, सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ता है। अब मुझे बताओ, सेंटेंस इसमें ना कोई रूल्स नहीं है, बस पैरेललिज्म का मतलब है समांतर रखना। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू ही पढ़ेंगे। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू ही पढ़ेंगे। पहले मुझे बताओ कि इस सेंटेंस में ना किसके किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है। मिस्टर सिन्हा ने यहीं आना नहीं छोड़ा, बल्कि बाकी जगह जाना भी छोड़ दिया। मेरे को बताओ कि मतलब यहाँ पे किसके किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है। पहले तो ये पता कर लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। किसके किसके, बस ये लास्ट है, ये 3 सेंटेंस है और खत्म है। बस ये सेंटेंस के थ्रू मेरे को समझाना है। आप किसके किसके बीच में? हाँ, आप बोलोगे कि मैम यहाँ स्टॉप्ड के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो स्टॉप्ड तो वर्ब का पास्ट टेंस है। अगर स्टॉप्ड से कंपैरिजन होता तो ये पास्ट है, तो सेंटेंस के दूसरे भाग में भी कोई पास्ट टेंस चाहते ना, बट ऑल्सो के बाद भी कोई पास्ट टेंस आता। बट यहाँ तो ये अकेला पास्ट है, ठीक है, अकेला पास्ट टेंस है। अगर इसका कंपैरिजन किसी और से होता तो यहाँ भी तो पास्ट टेंस होता। इसका मतलब है इसका कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहाँ कंपैरिजन हो रहा है कमिंग का गोइंग से। देखो, ये वर्ब का आईएनजी है और ये भी वर्ब का आईएनजी है। तो इतना तो मतलब कंफ्यूजन दूर हो गया कि मिस्टर सिन्हा ने सिर्फ यहीं आना नहीं छोड़ा, बल्कि वहां भी जाना छोड़ दिया। तो स्टॉप्ड का कंपैरिजन नहीं हो रहा और ना ही मिस्टर सिन्हा का किसी से हो रहा है। अगर मिस्टर सिन्हा का कंपैरिजन किसी दूसरे व्यक्ति से होता ना, तो उस व्यक्ति का जिक्र होता दूसरे भाग में। स्टॉप्ड वर्ब है, उसका भी कंपैरिजन होता है। तो कमिंग और गोइंग का हो रहा है, ठीक है। अब देखो, कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। कमिंग और गोइंग के पहले हो रहा है, तो ये वाला जो कंजंक्शन है ना, ये वाला जो भाग है, ये सही लगा है, क्योंकि यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं कमिंग का गोइंग से। तो ये जो बट ऑल्सो है ना, बट ऑल्सो और नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर होता है। तो ये जो बट ऑल्सो गोइंग के पहले सही लगा है, तो नॉट ओनली को भी तो कमिंग से पहले लाना होगा ना, क्योंकि कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक है, सेम पार्ट ऑफ स्पीच को कर रहा है। तो यहाँ गोइंग आया है के पहले बट ऑल्सो, तो कमिंग भी तो नॉट ओनली भी तो इसके पहले आना चाहिए ना। तो अब ये सेंटेंस ऐसे यहाँ पे गलत है, यहाँ पे होना चाहिए नॉट ओनली, क्योंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो एक वफादार कंजंक्शन है जो सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ेगा। मिस्टर सिन्हा स्टॉप्ड, सिर्फ यहीं आना नहीं छोड़ा, बल्कि वहां जाना भी छोड़ दिया, ठीक है। अब सेकंड सेंटेंस में मुझे बताओ कि किसके किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है। ही का कंपैरिजन किसी से नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ही का कोई व्यक्ति का कंपैरिजन होता तो वाक्य में किसी दूसरे का भी जिक्र होता है। ओपेंड का भी नहीं हो रहा,
क्योंकि ओपेंड का होता, ओपेंड वर्ब है तो दूसरे भाग में भी वर्ब होता। यहाँ कंपैरिजन हो रहा है कि उसने सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं खोला बल्कि अनाथालय भी खोला। अनाथालय नाउन है और हॉस्पिटल भी नाउन है। यहाँ का कंजंक्शन दो नाउन का कंपैरिजन कर रहा है तो उसको दोनों नाउन से पहले आना चाहिए। तो यहाँ वाला कंजंक्शन तो नाउन से पहले आया ही है, लेकिन यहाँ वाला कंजंक्शन वर्ब से पहले आया ना। लेकिन हम ओपेंड का तो कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम तो हॉस्पिटल का कर रहे हैं, तो इसको भी नाउन से पहले ले आओ। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, अरे सॉरी, ओपेंड नॉट ओनली, अब सही हो गया ना। देखो बट ऑल्सो भी नाउन के पहले और नॉट ओनली भी नाउन से पहले। पहले नॉट ओनली वर्ब्स के पहले लगा था, लेकिन हमें वर्ब के पहले थोड़ी लगाना है, हम वर्ब का कंपैरिजन थोड़ी कर रहे हैं, हम हॉस्पिटल और ऑर्फनेज का कर रहे हैं। तो ऑर्फनेज वाला बट ऑल्सो तो सही है, नॉट ओनली गलत जगह पे लगा, इसको भी नाउन से पहले ले आए, नाउन से पहले। थर्ड वाला में किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है बताओ? थर्ड में किसके किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है? वो नो, ये तो नोन के पहले लगा है, नोन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो कहीं भी और थर्ड फॉर्म तो दिख नहीं रहा है। ये बता रहे हैं कि वो सिर्फ फॉर के पहले लगा है, वो सिर्फ बट, क्योंकि कभी कभी बट और ऑल्सो लास्ट में भी आ सकता है। वो अपनी समझदारी के लिए ही नहीं जाना जाता है बल्कि अपनी कड़ी मेहनत के लिए भी जाना जाता है। तो फॉर हिज डिलीजेंस और फॉर हिज विजडम का कंपैरिजन हो रहा है। तो बट तो सही जगह पे लगा है, बट नॉट ओनली को भी यहाँ पे ले आना ताकि ये फॉर से पहले आ जाए। ठीक है, तो अब होगा ही इज नोन, वो जाना जाता है सिर्फ अपनी समझदारी के लिए ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंस के। तो इसी को हम पैरेललिज्म बोलते हैं। ओके, फॉर के पहले लगा है, फॉर एक प्रेपोजिशन है और ये फॉर के पहले बट और नॉट ओनली भी इसके पहले। चलो इसी को पैरेललिज्म में बस अब खत्म ही कर रही हूँ। बेरली के साथ भी व्हेन भी आ सकता है, बिफोर भी लगा देते, हार्डली, स्कार्सली, बेरली। नेक्स्ट वाला में बताना, ही नॉट ओनली बिलीव्स। अब बताओ किसके किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है? अब आप बोलोगे मैम ही का हो रहा है, ही का कोई व्यक्ति का होता तो वाक्य में दूसरे व्यक्ति का जिक्र होता है ही नहीं। बिलीव्स वर्ब है, अगर दो वर्ब का कंपैरिजन होता तो एक वर्ब तो यहाँ है, वाक्य के दूसरे पार्ट में कोई वर्ब वगैरह दिख नहीं रहा है, तो इसका भी नहीं हो रहा है। कंपैरिजन हो रहा है ना, सिर्फ वो कड़ी मेहनत में ही नहीं भरोसा करता है बल्कि ईमानदारी पे भी भरोसा करता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन हार्ड वर्क और ऑनेस्टी का हो रहा है। तो यहाँ जो बट ऑल्सो वाला कंजंक्शन है ये तो नाउन के पहले आया है, ऑनेस्टी के पहले। बट ऑल्सो वाला तो नॉट ओनली वाले को भी तो नाउन से पहले चाहिए ना, बट यहाँ तो नॉट ओनली वर्ब से पहले है, तो यहाँ पे ले आओ। अब ये नॉट ओनली सही हो गया ना, हार्ड वर्क से पहले आ गया, ए में एरर है। ही बिलीव्स, वो भरोसा करता है सिर्फ मेहनत में ही नहीं बल्कि ईमानदारी में। नेक्स्ट देखो, अब ये सेंटेंस, हाँ अब ये सेंटेंस थोड़ा सा अलग है, बताओ क्या है? नन ऑफ द डिप्लोमेट्स, कहाँ पे कंजंक्शन है? ये वाला देखो, यहाँ पे ये वाला नन ना प्रोनाउन है, क्योंकि ये क्या है? प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के पहले सब्जेक्ट आता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कंजंक्शन है ईदर के साथ, और तो लगा है, और इधर वाला और सेंटेंस में इन्वर्जन लेता है, इन्वर्जन नहीं पैरेललिज्म होता है। इसमें किसके किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है? किसके किसके बीच में? बस अब लास्ट है। किसके किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है? कॉम्प्रीहेंड और प्रॉब्लम के बीच में नहीं हो रहा है। अरे कॉम्प्रीहेंड का मतलब है समझना, ये वर्ब है, और सॉल्व करना भी वर्ब है। ठीक है, प्रॉब्लम तो नाउन है और कॉम्प्रीहेंड तो प्रॉब्लम तो नाउन है,
और कॉम्प्रीहेंड तो वर्ब है ना, नाउन वर्ब में थोड़ी कंपैरिजन हो रहा है। टू सॉल्व, हाँ नहीं नहीं, वहां पे टू लगाने की जरूरत नहीं है, टू को कॉमन ले लिया। जितने भी लोग थे ना प्रॉब्लम को समझ पा रहे थे ना सॉल्व कर पा रहे, तो ये देखो और किस कॉम्प्रीहेंड और सॉल्व के बीच में हो रहा है ना, तो ये जो और लगा है ये तो वर्ब के पहले लगा है, तो इधर को भी वर्ब से पहले ले आइए ना, यहाँ पे आए टू ईदर कॉम्प्रीहेंड, यहाँ पे टू को कॉमन ले लिया, ईदर कॉम्प्रीहेंड और सॉल्व, तो एरर ही है। दिस इज फाइनली और एंड ऑफ, हाँ टू के बाद लिया, दिस इज फाइनली और एंड ऑफ कंजंक्शन। कल से हमारा एक नया टॉपिक शुरू होगा, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। और कंजंक्शन का मैंने शीट्स दे दिया है, काइंडली शीट्स बनाइएगा। आपको कितना समझ में आया ना तभी पता चलेगा जब तक आप शीट्स नहीं बनाओगे। ओके, अभी तो मैं टॉपिक वाइज करवा रही हूँ, आपका प्रैक्टिस बैच में मिक्स्ड वाला होगा, तो इसको बना लीजिए। एक टॉपिक खत्म हो गया, 6 क्लासेस लगे, बट 6 क्लासेस में हमने बड़ा डिटेल में पढ़ लिया है।